प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हल करेंगे कक्षा 7वीं की उड़ान कार्य पुस्तिका के अध्याय नंबर 2 यानी दादी माँ जो कविता है, दादी माँ जो पाठ है, उस से संबंधित कार्य पुस्तिका में जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हम हल करते हैं। तो आइए, और जिन बच्चों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देखिए, प्रश्न नंबर गतिविधि 1 में क्या दिया हुआ है कि पढ़िए, सोचिए और लिखिए। पढ़ना है, उसके बाद उसका विचार करना है और फिर उसको लिखना है। क्या है कि पहले क में है, नानी ने कहानी सुनाई। इसका लिखा हुआ है नाना ने कहानी सुनाई, यानी नानी ने कहानी सुनाई। उसका जो है लिंग बदल करके वाक्य दोबारा दिया हुआ है, नानी के स्थान पर नाना लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से हमें भी जो है ख वाक्य को करना होगा। ख में यह है, पिताजी का कहना मानो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा, पिताजी के स्थान पर हम लिख देंगे माता जी। माता जी का कहना मानो। क्या देगा, माता जी का कहना मानो। इसके बाद ग में है कि मेरा बड़ा भाई 10वीं कक्षा में पढ़ता है। तो इसमें आएगा मेरी खालिस्तान 10वीं कक्षा में खालिस्तान है। तो यानी लिंग चेंज इसमें करना है। मेरी बड़ा भाई के स्थान पर आ जाएगा बड़ी बहन। बड़ी बहन, बड़ी बहन। और आगे है 10वीं कक्षा में खालिस्तान है। तो इसके स्थान पर लिख देंगे पढ़ती है। पढ़ती है। मेरी बड़ी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है। यानी लिंग चेंज करना है। इस प्रश्न के अंतर्गत हमें लिंग चेंज करने सीखने हैं। इसके बाद देखिए, बनारस में रहती है। मेरी मौसी बनारस में रहती है। इसमें हम जो हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे मेरे मौसा। मेरे मौसा बनारस में रहते हैं। क्या आएगा, बनारस में रहती के स्थान पर आ जाएगा रहते हैं। ये वाक्य बन जाएगा मेरे मौसा बनारस में रहते हैं। इस प्रकार से होगा ये। इसके बाद देखिए गतिविधि नंबर 2, अपनी कल्पना से 30 से 50 शब्दों में दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए। चित्र देखो क्या है, चित्र में क्या दिखाया गया है कि ये जो चित्र है ये कल्पना करो कि किसका हो सकता है, जिसमें काफ़ी जो है दुकानें, स्टॉल कह सकते हैं हम, वो लगी हुई है। लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। एक व्यक्ति गुब्बारे लेकर खड़ा है, उसमें पास में एक महिला है अपने बच्चे के साथ खड़ी है। और एक ये जो है झूला लगा हुआ है बड़ा सा। यानी ये जो दृश्य है वो लग रहा है कि किसी मेले का है। तो हम लिख देंगे कि सबसे पहले यहीं से शुरू करेंगे कि चित्र में मेले का दृश्य दिखाया गया है। यहाँ अनेक लोग अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं। और इसके बाद हम लिखेंगे कि यहाँ अनेक प्रकार की दुकानें लगी हुई हैं। लोग दुकानों से सामान खरीद रहे हैं। झूला बच्चों के लिए लगाया गया है। एक गुब्बारे वाले से एक महिला अपने बच्चे को गुब्बारे दिलवा रही है। आइसक्रीम वाले से व्यक्ति अपने बच्चे को आइसक्रीम दिलवा रहा है। इस प्रकार से हम इसका वर्णन कर सकते हैं। यानी कि चित्र को देख करके हमें कल्पना करके एक कहानी इसमें लिखनी है। तो इस प्रकार से हम इस कहानी को लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर गतिविधि नंबर 3 के अंतर्गत क्या करना है कि दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने। हमें क्या गद्यांश है, देखिए
जमील के अब्बू जंगल पहुंचकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। जमील पास के आम की आड़ में छिपकर बकरियों की निगरानी करने लगा। बकरियों की निगरानी करने लगा। कुछ देर बाद ही उसे प्यास लगने लगी। दोपहर में अब्बू ने कपड़े की पोटली में खाना निकाला और खाने लगे। यह देखकर जमील को भी भूख सताने लगी। एक छोटी सी कहानी है गद्यांश के माध्यम से। इससे संबंधित प्रश्न है कि जमील के अब्बू कहाँ गए। जमील के अब्बू कहाँ गए? तो जमील के अब्बू जंगल में गए। कहाँ गए? स्टार्ट में है कि जमील के अब्बू जंगल में पहुंचकर, यानी यहाँ आएगा जमील के अब्बू जंगल में गए। ये इसका जो है उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 6 देखिए, बकरियों की निगरानी कौन करने लगा? तो बकरियों की निगरानी कौन करने लगा? जमील पास के एक आम की आड़ में छिपकर, यानी कि जमील। तो इसमें आएगा बकरियों की निगरानी जमील करने लगा। जमील करने लगा। सिर्फ कौन के स्थान पर जमील लिख देंगे, बाकी वाक्य से वहाँ से हो जाएगा। जैसे बकरियों की निगरानी कौन के स्थान पर जमील करने लगा, ये उत्तर हो जाएगा इसका। इस प्रकार से गए में कुछ देर बाद ही उसे प्यास लगने लगी। वाक्य में उसे शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? अब देखिए, कुछ देर बाद उसे निगरानी कौन करने लगा? जमील करने लगा। और कुछ देर बाद उसे प्यास लगी, तो यानी कि ये जो उसे शब्द आया है, उसे जो शब्द यानी उसे क्या है? सर्वनाम है। ये किसके लिए आया है? ये लिखेंगे हम जमील के लिए। जमील के लिए यहाँ लिख देंगे लिए, यानी ये जो शब्द है उसे ये जमील के लिए आया है। इसी प्रकार से जो है घ में हम करेंगे जमील को भूख क्यों सताने लगी। जमील को भूख क्यों सताने लगी, इस प्रश्न का हल जो है देखिए, क्योंकि अब्बू ने कपड़े में से पोटली निकाली, पोटली में से खाना निकाला और खाने लगे। ये देख करके जमील को भूख सताने लगी। या लिखेंगे अब्बू ने कपड़े की पोटली से खाना निकाला और खाने लगे। यह देखकर जमील को भी भूख सताने लगी। ये उत्तर होगा इसका। इस प्रकार से हमें प्रश्नों के उत्तर देने थे इस गद्यांश में से। आगे गतिविधि नंबर 4। गतिविधि नंबर 4 में क्या है प्यारे बच्चों, कि मिलान करना है। यहाँ जो है महीने लिखे हुए हैं हमारे हिंदू जो कैलेंडर है विक्रमी सम्मत, उसके ये महीने हैं और इसके सामने ऋतुएं लिखी हुई है। तो हमें बताना है कि ज्येष्ठ, सावन, पौष और फाल्गुन ये महीने हैं। बसंत ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। तो इसमें हमें ये बताना है कि कौन से महीने में कौन सी ऋतु आती है, ये हमें ज्ञान होना चाहिए। हमारा जो हिंदू वर्ष है वो चैत्र मास से शुरू होता है। जिस प्रकार से चैत्र के बाद वैशाख, फिर ज्येष्ठ आता है। ज्येष्ठ का जो महीना होता है वो जैसे अब चल रहा है, तो अब कौन सी ऋतु है? ग्रीष्म ऋतु है। ज्येष्ठ में कौन सी ऋतु होती है? यानी ज्येष्ठ में ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद आषाढ़ आता है, फिर सावन आता है। तो प्यारे बच्चों, सावन में ऋतु आ जाती है वर्षा ऋतु, बरसात होने लग जाती है। फिर भाद्रपद आता है, उसके बाद भाद्रपद, आश्विन, अश्विनी, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष। पौष के महीने में जो है शीत ऋतु आ जाती है, सर्दी की शुरू हो जाती है। और उसके बाद माह और फाल्गुन में बसंत ऋतु आती है, यानी बसंत पंचमी हम मनाते हैं। इस प्रकार से ऋतुएं वैसे 6 होती है हमारे भारत में, लेकिन 4 ऋतुएं यहाँ पर दी हुई है। तो ऋतुओं का हमारे जो धार्मिक वर्ष है उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद देखिए सम्मत का गतिविधि नंबर 5। इसमें क्या करना है कि समानता दिखाने वाले शब्द जैसे सा, से, सी, समवाचक शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है।
वाक्य में प्रयोग करना है, कैसे करना है। यानी जैसे वे रोने रोने, इसमें आएगा से, इसमें क्या आएगा, से आएगा, से हो गए। यानी कि इसमें क्या है कि तुलना की हुई है तीनों वाक्यों में ही, और तुलनात्मक शब्द है ये, समानता दिखाने के लिए कह सकते हैं हम। समानता जो है रोने के बराबर उसको दिखाया गया है, सा से सी से। इस प्रकार के जो प्रयोग होते हैं उसमें एक अलंकार का प्रयोग होता है, उसका नाम है उपमा अलंकार। तो ये देखिए, वे रोने से हो गए, इसमें से आएगा। इसके बाद उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती खालिस्तान चीज़ निकाली, इसमें आएगा सी, चमकती सी चीज़ निकाली। कुछ नन्हे बच्चे का मुख चांद सा सुंदर है, इसमें क्या आएगा, सा। ठीक है। इसके बाद देखिए गतिविधि नंबर 6। इसमें क्या है कि देखिए, मिलाकर सार्थक वाक्य बनाइए। संदर्शिका ये दी हुई है कि देबू की माँ, थे में दादी माँ मुझे खींचती हुई रसोई, यह उनके वंश। आगे बीच में जो है चिन्ह दिए हुए हैं जोड़ने के लिए वाक्यों को, की, ने, में, से, और सामने फिर वाक्य का दूसरा अंश लिखा हुआ है, चादर खींच ली, ले गई निशानी है। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे कि देबू की माँ ने, यहाँ से वाक्य शुरू हुआ, देबू की माँ ने आएगा इसमें, देबू की माँ ने क्या है कि चादर खींच ली, ये वाक्य बन जाएगा, देबू की माँ ने चादर खींच ली। आगे दादी माँ मुझे खींचती हुई रसोई, रसोई में आगे आएगा ले गई, इस प्रकार वाक्य बन जाएगा। इस आगे देखिए, उनके, यह उनके वंश की निशानी है, इस प्रकार से वाक्य बनेगा। आगे देखिए गतिविधि नंबर 7। गतिविधि नंबर 7 में क्या करना है, इसमें आपको मेरे प्यारे खालिस्तान, दादा दादी नाना नानी आदि के बारे में 5 बातें लिखनी हैं। यानी कि या तो दादा दादी के बारे में लिख सकते हो, मेरे प्यारे दादा दादी, या मेरे प्यारे नाना नानी। तो प्यारे बच्चों, आपको यदि ज़्यादा प्यारे दादा दादी लिख लगते हैं तो उनके बारे में 5 वाक्य लिखिए। यदि आपको नाना नानी लगते हैं तो उनके बारे में लिख लीजिए, नाना लगते हैं तो नाना के बारे में लिख सकते हैं, दादा लगते हैं तो दादा के बारे में, दादी लगती है तो दादी के बारे में। तो उनके स्वभाव से संबंधित जो अच्छाई आपको लग रही है वो 5 वाक्यों में वर्णन करना है। जैसे मेरे दादाजी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वे मुझे बड़ा लाड प्यार करते हैं। इस प्रकार से आप उसमें और वाक्य जोड़ सकते हो कि वो मुझे जो है मेले दिखाने ले जाते हैं, वो मुझे नई ड्रेस दिलवाते हैं, और हर रोज़ मुझे स्कूल से लेने आते हैं, छोड़ने आते हैं। इस प्रकार से घर में जब कोई मुझे डांटता है तो वो बड़े जो है प्यार से मुझे सहलाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी बातें, अच्छे आचरण के बारे में बताते हैं। इस प्रकार से कोई भी आप लिख सकते हो जो आपके साथ होता है, जो आपको बातें दिमाग में आती है वो आप इसमें लिख सकते हो। इसके बाद गतिविधि नंबर 8 देखिए, क्या है कि दिए गए शब्दों को पढ़िए और लिखिए। पढ़ना का मतलब क्या है कि जैसे प्रतिकूलता और विसूचिका, यहाँ पर जो है उच्चारण हमें समझना है कि उच्चारण कैसा है। उच्चारण समझने के बाद फिर दोबारा से इसी शब्द को हम वापस लिखेंगे। तो प्रतिकूलता है, ये क के अंदर ऊ की मात्रा है वो दीर्घ है, तो दीर्घ ऊ का उच्चारण हमें कैसे करना चाहिए ये सिखाने की कोशिश की गई इस गतिविधि में। जैसे प्रतिकूलता और विसूचिका, सूचिका, एक विसूचिका एक विसूचिका, ऊ की मात्रा दीर्घ है, इसलिए हम इसका उच्चारण करने के बाद इन्हीं शब्दों को हम फिर से यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे प्रतिकूलता, यहाँ लिख देंगे विसूचिका। इसी प्रकार से जो गए अनुपस्थिति और उत्तरोत्पत्ति जो लिखा हुआ है, अनुपस्थिति में ऊ की मात्रा ह्रस्व है और उत्पत्ति में भी ऊ की मात्रा ह्रस्व है। तो ह्रस्व ऊ का उच्चारण और दीर्घ ऊ का उच्चारण करवाने की कोशिश इस गतिविधि के तहत की गई। जैसे अनुपस्थिति, उत्तरोत्पत्ति, इसको इस प्रकार उच्चारण करके इसको पढ़ करने के बाद सेम टू सेम जो यहाँ पर अनुपस्थिति लिखेंगे और यहाँ पर उत्तरोत्पत्ति लिखेंगे। इस प्रकार से इस गतिविधि को हमें करना है। इसके बाद देखिए गतिविधि नंबर 9 में क्या दिया गया है कि दिए गए शब्द के लिए सही अर्थ वाले शब्द का चुनाव करना है। जैसे इसमें क्या में दिया हुआ है स्थिति,
स्थिति का अर्थ क्या होता है? जानकारी होता है, तिथि होता है या हालात होता है, ये हमें आगे लिखना है। तो स्थिति का जो अर्थ है वो होता है हालात। हम यहाँ पर हालात लिख देंगे अपने कॉपी में। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, ख में है विलंब। विलंब का अर्थ क्या होता है? अवलंब होता है, स्तंभ होता है या देरी होता है। तो विलंब का मतलब क्या होता है? देरी। बाकी स्तंभ का मतलब होता है खंबा या स्तंभ, और अवलंब का मतलब होता है सहारा। इसके बाद देखिए निकसार शब्द है, ग में निकसार। निकसार शब्द का क्या हो सकता है? प्रकाश, निकास और विकास। तो इसका जो है निकसार का अर्थ होता है निकास। विकास का मतलब आपको पता ही है, और प्रकाश का मतलब भी आपको जैसे रोशनी होती है, विकास का मतलब उन्नति होता है, तो निकसार का अर्थ होता है विकास। इसी प्रकार से गतिविधि नंबर 10 क्या है? गतिविधि नंबर 10 में आपको संधि के बारे में थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। यदि संधि आपको आती है तो ये प्रश्न करने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे इसमें दीर्घ संधि के उदाहरण दिए हुए हैं। दीर्घ संधि का मतलब जैसे इसमें दिया हुआ है रवि प्लस इंद्र से क्या बन गया? रविंद्र। यानी रवि के अंत में ई है और इंद्र के शुरू में क्या है? ई है, और ई और ई मिल करके दीर्घ ई बन जाते हैं, ये दीर्घ संधि होती है। तो इसी प्रकार से आगे विद्या प्लस आल्य में अब आपको देखना है विद्या के अंत में क्या है? आ है, और आगे क्या है? आल्य का आ है। आ और आ मिल करके क्या बन जाएंगे? आ बन जाएंगे, तो विद्यालय बन जाएगा, ये दीर्घ संधि है। इसी प्रकार से ए होता उसके बाद में आ होता तब भी आ बन जाता। ए होता उसके बाद ए होता तब भी आ बन जाता। आ होता और उसके बाद ए होता तो भी इन दोनों वर्णों के स्थान पर आ होता, तो ये बन जाएगा विद्यालय। क्या बन जाएगा? विद्यालय। विद्यालय, विद्यालय बन जाएगा। इसी प्रकार से जो है कवि प्लस इंद्र, अभी यहाँ पर कवि के अंत में हर्षु ई है, और कवि के बाद में हर्षु ई के बाद में आगे फिर दीर्घ ई है, यानी हर्षु ई जमा दीर्घ ई, ये दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं प्यारे बच्चों? दीर्घ ई बन जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा? क्या बन जाएगा? कवि कविश, ये बन जाएगा कविश। इसी प्रकार से लघुत्तम में क्या बन जाएगा? ऊ है। ऊ चाहे हर्ष हो पहले, चाहे दीर्घ हो या दोनों दीर्घ हो, तब भी दीर्घ ऊ बन जाता है। जैसे इसमें हो जाएगा लघु, ऊ है उसके बाद आगे ऊ है, लघुत्तम है, ऐसे बन जाएगा ये। इस प्रकार से हमें इसका जो है अध्ययन करना है। ये संधि का एक छोटा सा टॉपिक आपको समझाने के लिए, बताने के लिए लगाया गया है। तो दीर्घ संधि का ये सभी तीनों उदाहरण है। यानी दीर्घ संधि का मतलब है हर्षव स्वर आपस में जब मिल जाते हैं, चाहे हर्षव स्वर दीर्घ के साथ मिलो या दीर्घ स्वर दीर्घ के साथ मिलो। जैसे आ के साथ आ मिला, ई के साथ ई मिली, ऊ के साथ ऊ, तो दोनों दीर्घ जो है बन जाएंगे तीनों ही। ये होती है दीर्घ संधि। तो यहाँ पर कि जब ए ई ऊ के बाद समान स्वर आ जाए तो उसी स्वर का दीर्घ हो जाता है। जिस प्रकार ए के बाद ए आ जाए, आ के बाद आ जाए, या ए के बाद आ जाए, इस प्रकार से हमें इसको हल करना है। तो ये इसी के साथ आज हमने जो है ये इस अध्याय की गतिविधि को पूर्ण किया। धन्यवाद।